विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले दो अलग अलग वीडियो में रोजनामचा के बारे में बहुत से व्यवहार हमने सीखे और अलग अलग प्रकार के व्यवहार, उसमें सभी प्रकार के खाते, उपज खर्च खाते, माल संपत्ति खाते, व्यक्तिगत खाते इत्यादि से संबंधित व्यवहार हमने देखे। अब आज हम स्वाध्याय का जैसे प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 यहाँ सभी प्रकार के व्यवहार दिए हुए हैं हमारी पुस्तक से। तो आज हम इसके व्यवहार के थोड़े यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए, जुलाई 2014 को 1 तारीख है, 50,000 रोकड़, 20,000 के देनदार, 10,000 का माल स्टॉक, 5,000 का लेनदार लाकर धंधा शुरू किया। तो यहाँ पर धंधा शुरू हो रहा है, तो मालिक धंधे में जो रकम, जो माल संपत्ति लाते हैं उसको हम पूंजी कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ देखिए, रोकड़ माल संपत्ति खाता है, आए तो उधार, देनदार अपना लेना है उधार, माल स्टॉक आए तो उधार, और लेनदार अपना देना है। तो देना को हम क्या करते हैं, दायित्व को जमा करते हैं। तो ये दायित्व जमा होगा और फिर जो हमने उधार किया है उस रकम में से लेनदार की रकम माइनस करेंगे, तो जो रकम डिफरेंस बचेगी वो हमारे लिए पूंजी कही जाएगी। तो इसकी एंट्री देखिए, ये हम रोजनामचा इस तरह से तैयार करके, सबसे पहले यहाँ पर रोकड़ खाता उधार किए, यहाँ पर 50,000। तो रोकड़ खाता उधार देखिए, रकम 50,000, देनदार खाता उधार 20,000, देनदार खाता देखिए उधार 20,000। उसके बाद है माल स्टॉक, तो माल स्टॉक 10,000 का है, तो माल स्टॉक माल संपत्ति है, आए तो उधार। उसके बाद लेनदार हमारा दायित्व है, तो दायित्व होने से उसको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लेनदार खाते जमा करेंगे। और पूंजी खाते का आप देखिए, 50, 20, 70, 10, 80,000 हुआ, उसमें से 5,000 का हमारा दायित्व है, तो उसको माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा पूंजी होगा। तो कितना बचेगा, 75,000, 75,000 पूंजी खाते का। समझ में आ गया? तो नियम के अनुसार हम इसको एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से व्यवहार कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे 2 तारीख को, 2 जुलाई को हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, विजया बैंक में 20,000 रोकड़ भरकर खाता खुलवाया। तो यहाँ पर अपने पिछले हम व्यवहार देख चुके हैं सब। तो यहाँ पर बैंक व्यक्तिगत खाता है, लेने वाला उधार और रोकड़ जाती है, जाए तो जमा। तो बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का, या विजया बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का, ऐसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ बैंक खाते उधार जो रकम भरेंगे हमने, यहाँ 20,000, तो बैंक खाते उधार 20,000, रोकड़ खाते का 20,000, रोकड़ जा रही है। अब आपको नियम प्रैक्टिस हो गया होगा, क्योंकि हमने पीछे काफ़ी प्रश्न इसमें हल कर चुके हैं। और संक्षिप्त विवरण जैसे हमने पीछे देते हैं उस तरह से बैंक में खाता खुलवाए या बैंक में रकम भरे। अगला व्यवहार देखिए, 3 तारीख का है, 20,000 का माल सुमूल के पास से 10% व्यापारी बट्टा, 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा और आधी रकम चेक से चुकाया। तो हमने ऐसा व्यवहार पीछे सीखा, उसी अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर 20,000 का माल है, उसका 10% यानी 2,000 घटाएंगे तो कितना हुआ, 18,000। तो हमारा जो खरीदी है वो कितने की मानी जाएगी, 18,000, व्यापारी बट्टा काट के। अब 18,000 जो बचा, उसमें से आधी रकम हमने चेक से चुका दिया, यानी कि 9,000, और 9,000 हमारा बाकी रहेगा, सुमूल के नाम से रहेगा, क्योंकि वो हमारा अभी साख पर है, पेमेंट हमने किया नहीं है। तो खरीद खाता उधार 18,000 होगा, सुमूल खाते जमा करेंगे 9,000, और जो 9,000 पेमेंट कर रहे हैं चेक से यानी बैंक खाते, उसमें हमको बट्टा देना पड़ेगा, बट्टा मिलेगा इसमें 10%, रोकड़ बट्टा भी मिलेगा। तो इसकी एंट्री देखो इस तरह होगी। सबसे पहले तो खरीद खाता उधार, तो खरीद खाता उधार हमारा कितना हुआ, 20,000 का 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18,000। पीछे हम गणना देख चुके हैं ऐसे सवाल की, ऐसे व्यवहार की, 18,000 हुआ। अब सुमूल खाते का, तो सुमूल को आधी रकम दे रहे हैं, आधी रकम बच रही है, तो सुमूल खाते आधी रकम यानी कितना रुपया, 9,000। यहाँ समझिए, आपको समझ में आएगा। फिर अब 9,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बैंक खाता 9,000, लेकिन जब रोकड़ बट्टा मिलेगा तो हमको जो चेक दे रहे हैं उस पर मिलेगा। तो 9,000 में से जो हमको बट्टा मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो 9,000 का 10% कितना मिलेगा, 900। ये देखिए, बट्टा खाते का कितना रुपया हो गया, 900। और उसके बाद जो रकम बचा, 9,000 में 900 बट्टा मिल गया, तो बचा कितना, 8,100। तो 8,100 रुपया ये चेक देंगे। इसका मतलब कि हमने चेक दिया 8,100 का, 900 बट्टा हुआ, ये 9,000 का हिसाब हो गया, और 9,000 अभी चुकाना बाकी हमारा देना बनता है, दायित्व बनता है, इसलिए हमने जमा कर दिए। और
18,000 की खरीदी हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवहार गणना के साथ पूरा हुआ। फिर उसके बाद है तारीख 4, 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से साख पर खरीदा, लारी भाड़ा 100 नगद चुकाया। अब यहाँ देखिए साख लिखा हुआ है, यानी कि इसमें पेमेंट होना बाकी है। तो फर्नीचर माल संपत्ति दिखाता है, तो फर्नीचर खाता उधार, तो फर्नीचर खाता उधार यहाँ आप क्या करेंगे इसके अंदर कि फर्नीचर अपना 15,000 का है और इसमें लारी भाड़ा 100 रुपया है, तो इसको हम फर्नीचर खाता माल संपत्ति के हिसाब से 15,100, यानी कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं तो संपत्ति में हम उसको खर्च को जोड़ दिए। उसके बाद पुनीत फर्नीचर मार्ट खाते का, तो फर्नीचर की कीमत है 15,000 जो पेमेंट करेंगे वो, और हमने भाड़ा का चुकाया 100 रुपया रोकड़, यहाँ 100 रुपया। ठीक है, संपत्ति की खरीदी में संपत्ति की खरीदी के साथ किया गया खर्च प्लस करेंगे तो संपत्ति की कीमत आ जाएगी। उसके बाद का व्यवहार देखिए, अगला व्यवहार है 3,000 का माल नुकसानी होने से सुमूल को वापस किया। हमने खरीदा था, अब सुमूल को हम दे रहे हैं, सुमूल लेने वाला बनेगा, तो सुमूल को उधार करेंगे और माल जाए तो जमा करेंगे। और माल क्यों जा रहा है, तो हमने खरीदा था, तो खरीद वापसी खाते, तो सुमूल खाते उधार, खरीद वापसी खाते का सुमूल खाते उधार, ये कितने का माल हम वापस करेंगे तो वो लिख देंगे इसके अंदर पर, तो यहाँ 3,000, तो सुमूल खाते 3,000 और खरीद वापसी खाते का 3,000। विवरण में माल क्षतियुक्त होने से नुकसान होने से वापस किया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार अब आता है 6 तारीख का, राजश्री को 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, आधी रकम का चेक मिला। अब देखिए जिस तरह से अपने व्यवहार किए थे 3 तारीख का, 3 तारीख में सुमूल का, यहाँ हमने खरीदा था, यहाँ बेच रहे हैं, तो बस उसी गणना से होगी। पहले तो 12,000 का 10% 1,200 करेंगे तो 10,800 आएगा, तो बिक्री 10,800 हुई। अब 10,800 बिक्री हुई, उसमें से आधी रकम को हमको चेक मिला, आधी रकम हमारा लेना बाकी रहेगा। तो इसको व्यवहार में देख लेते हैं किस तरह करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आधी रकम यानी 10,800 का अपने बिक्री हुई, तो 10,800 की बिक्री बताएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए राजश्री के प्रति हमारा लेना बनेगा आधी रकम, 10,800 का आधा कितना हुआ 5,400, 5,400 ये लेना हुआ। और आधी रकम बचा यानी 5,400, उसको हमको चेक मिला। तो चेक में हम जब चेक मिलेगा तो बट्टा काट के चेक जो है हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बट्टा कितना 10% है, यानी ये बट्टा जो है 5,400 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 540। अब कुल रकम 5,400 रुपये है, उसमें से 540 माइनस कर देंगे, तो 540 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 4,860 बचेगा, 4,860, यानी ये चेक मिला। अब देखिए पूरा 5,400 और 5,400 दोनों का ऐसा पूरा हो गया। और बिक्री हमारी कितनी की हुई 10,800 की, व्यापारी बट्टा काट के। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवहार हुआ बिक्री का व्यापारी बट्टा के साथ में। फिर उसके बाद है तारीख 8 तारीख को महेंद्र को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रोकड़ बट्टा से बेचा। तो यहाँ पर अगर अपने देख रहे हैं इसके अंदर तो माल की कीमत कितनी है 15,000, 15,000 का 10% पहले माइनस करेंगे 1,500 घटेगा, और 1,500 घटेगा तो कितना बचेगा 13,500, तो 13,500 बचेगा इसके अंदर। और 13,500 के बाद उस पर नगद बट्टा है, तो नगद बट्टा काटने के लिए इसमें 10% नगद बट्टा कटेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए ज़रा कि महेंद्र को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा, अगर इसको हम रोकड़ गिने तो फिर यहाँ लिखना पड़े हमको रोकड़ से, ऐसा इस तरह से यहाँ रोकड़ छपा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो महेंद्र को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से बेचा, इस तरह से हम इसको जो है लिख सकते हैं इसके अंदर। तो अब ये रोकड़ बट्टा हम काटेंगे इसके अंदर, तो वो किस पर काटेंगे 13,500 पर। तो हमारी बिक्री कितनी हुई 13,500 की हुई। तो ये देखिए बिक्री खाते हम जमा जो करेंगे वो रकम होगी 13,500। और अब इस पर हम रोकड़ बट्टा काटेंगे 10% के हिसाब से, तो 1,350, यानी बट्टा कितना हुआ 1,350। अब ऐसे भी गणना कर सकते हैं, और या तो फिर सवाल की गणना जिस तरह अपने करते हैं अलग से कर सकते हैं। तो
13,500 और 13,500 के आधार पर फिर 1350 इसका 10% बट्टा हो गया। और अब इसको माइनस करेंगे 13,500 माइनस 1350, तो इसको माइनस करेंगे तो रोकड़ खाता होगा 12,150। 12,150। तो इस तरह से इस व्यवहार में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 13,500 की बिक्री हुई, 10% व्यापारी बट्टा काट के, और फिर 10% उसमें से माइनस किया रोकड़ बट्टा, तो यानी हमको रोकड़ मिला 12,150, बट्टा हमने जो है इसके अंदर दिया 13,150 और बिक्री हुई हमारी 13,500। यानी इस तरह से इसको गणना करेंगे। फिर उसके बाद है घर उपयोग के लिए 300 का माल तथा 200 नगद ले गया। अब देखिए घर उपयोग के लिए 300 का माल और 200 नगद, तो 300 और 200 कितना हुआ 500, आहरण के रूप में 500 रुपया हुआ। तो यहाँ पे देखिए आहरण खाते उधार हम करेंगे 500, आहरण खाते उधार 500, और जो माल गया आहरण से माल जा रहा है तो उसको लिखेंगे। तो आहरण से कितने का माल गया इसके अंदर 300, तो आहरण से माल 300 और रोकड़ गया 200। सिंपल एंट्री है, तो इस तरह से इसको कर देंगे। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए। अगला व्यवहार है माल की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ खरीदे, 200 चुकाए। अब ये देखा जाए तो पैकिंग खर्च है, तो पैकिंग खर्च कितना रुपया हुआ 200, तो उसकी एंट्री बनाएंगे इस तरह से। पैकिंग खर्च खाते उधार रोकड़ खाते का 200 रुपया, 200 रुपया, ठीक है। पैकिंग के लिए या प्लास्टिक की बैग खरीदे, ऐसा विवरण बना देगा। फिर उसके बाद है ये सब उपज खर्च जैसे व्यवहार है। वेतन मजदूरी के 2,000 चेक से चुकाए, ये भी खर्च है, खर्च उधार करेंगे, बैंक देने वाली जमा होगी। तो वेतन मजदूरी खाते उधार बैंक खाते का, ये देखिए वेतन मजदूरी खाते उधार बैंक खाते का, और रकम है 2,000। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार। अगला व्यवहार में राजश्री के पास से बाकी लेना में से 300 डूबतऋण हुआ और बाकी रकम रोकड़ मिली। तो राजश्री के पास से जो लेना था उसमें 300 डूबतऋण हुई। तो अपने राजश्री का व्यवहार जो किए थे वो है तारीख 6, तो 6 तारीख का व्यवहार हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए हम आगे कर चुके हैं राजश्री। तो राजश्री के हमने कितना उसको लेना है, हम यहाँ पर राजश्री का है 5400 रुपये का अभी हिसाब है, उसमें से 300 रुपया तो डूबतऋण हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 5,200 रुपया मिलेगा उसके हिसाब से, मतलब रोकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पर 300 डूबतऋण निकालना पड़ेगा और बाकी रकम रोकड़ से मिलेगी। तो यहाँ पर डूबतऋण खाते उधार, रोकड़ खाते उधार डूबतऋण 5400 में 300 निकल जाएगा तो 5,100 मिलेगा। डूबतऋण हुआ 300 और राजश्री खाते का हिसाब कितना था 5,400। तो 5,400 में 300 डूबतऋण हुआ, नुकसान उधार किया, और अपने पास रोकड़ आई 5,100, उसको उधार किया, ठीक है। उसके बाद आता है तारीख 14 को है धंधा में अधिक रकम की अवस्था होने से एक्सिस बैंक में से 25,000 की 12% के ब्याज की लोन लिया। अब यहाँ मैंने बताया था 12% आपको अभी कोई मतलब नहीं है, खाली आपने लोन लिया उसकी एंट्री बताना है। तो बैंक से लोन लिया तो इसकी एंट्री बताएंगे। यहाँ पर रोकड़ कुछ शब्द उल्लेख नहीं किया तो बैंक में बताएंगे, तो बैंक खाते उधार और एक्सिस बैंक की लोन खाते का, इसमें होगा 25,000। तो यहाँ देखिए इसके अंदर बैंक खाता उधार लोन की रकम 25,000, और यहाँ देखिए 12% की एक्सिस बैंक की लोन खाते का, या खाली आप इतना लिखें तो भी चलेगा, एक्सिस बैंक की लोन खाते का 25,000। इस तरह से ये लोन की एंट्री ये कंप्लीट होती है। उसके बाद आता है आगे अगला व्यवहार है 15 तारीख को। आग में 2,000 का माल नष्ट हुआ, बीमा कंपनी ने 1,500 का दावा मंजूर किया और आग से जले माल को बेचने से 200 मिला। तो अब देखिए यहाँ 2,000 का माल है, उसमें से 1,500 बीमा कंपनी ने मंजूर कर दिया, तो बीमा कंपनी के प्रति हमारा लेना हुआ इसको उधार करेंगे, और उसके बाद 200 रोकड़ मिल गया उसको उधार करेंगे, और हमारा वास्तविक नुकसान हुआ 300 का, तो नुकसान खाते उधार 300 करेंगे, और आग में माल नष्ट हुआ अन्य रूप से जावा हुआ तो खरीद खाते जमा करेंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर पहले तो बीमा कंपनी के प्रति हमारा लेना उसको लिखेंगे, तो बीमा कंपनी खाते उधार 1,500, यहाँ 1,500 आएगा बीमा कंपनी खाते उधार,
और उसके बाद आग से नुकसान, जो हमारा वास्तविक नुकसान हुआ उसको गिनेंगे। तो वास्तविक नुकसान में इसमें 200 रुपये बेचने से मिलेंगे तो रोकड़ खाते हो जाएगा। यहाँ पर रोकड़ खाते 200 और 300 रुपया नुकसान कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर खरीद खाते यानी माल की जावक है 2000। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर 1500, ठीक है। फिर से देखिए 2000 का माल आग में जल गया, उसमें से 1500 बीमा कंपनी देगी, उधार कर दिया, 300 नुकसान हो गया उसको उधार कर दिया, और 200 रुपया रोकड़ मिल गया, तो हो गया 2000 का हिसाब पूरा हो गया। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार 16 तारीख को। 16 तारीख को पुत्र का जीवन बीमा प्रीमियम 450, आग का बीमा प्रीमियम 550 दोनों चेक से चुकाया। तो यहाँ पर देखिए 16 तारीख पुत्र का यानी रिलेशन में है तो घर खर्च आहरण हुआ, आहरण खाते उधार, बीमा प्रीमियम खाते उधार और चेक से चुकाया तो बैंक खाते जमा। इस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो पहले इसके अंदर लिखेंगे अपने आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार 450, आग का बीमा 550 और दोनों मिला के हो गया कुल 1000। इस तरह से 1000 रुपया इसके अंदर आहरण के रूप में और आग का बीमा के प्रीमियम के रूप में हो गया। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है व्यवहार अगला निरमा कंपनी के 30 नंग साबुन नमूना के रूप में मुफ्त दी। निरमा कंपनी ने हमको दिया, 30 नंग साबुन मुफ्त में दिया, उसको हमने 250 में बेच दिया। अब ये जो साबुन मुफ्त में मिला है तो कैसा है, बिन आर्थिक है, गैर आर्थिक है, लेकिन जो 250 में बेच दिया ये आर्थिक व्यवहार है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, इसको हम रोकड़ खाते उधार बताएंगे और बिक्री खाते जमा करेंगे 250। तो रोकड़ खाता उधार 250 और बिक्री खाते का 250। उसके बाद आता है 20 तारीख, राजश्री के पास से डूबत ऋण वापसी के 100 रुपये मिले। अब हमने तो डूबत ऋण अपेक्षित कर दिया था नुकसान के रूप में, अब हमको वापस मिल रहा है तो हमारी वो आवक या प्राप्ति हो रही है। तो रोकड़ खाते उधार डूबत ऋण वापसी खाते का 100 रुपया, डूबत ऋण रोकड़ खाते उधार हो जाएगा 100 रुपया और डूबत ऋण वापसी खाते का 100 रुपया, वो यानी प्राप्ति के रूप में उसको हम जमा ले लेंगे। फिर उसके बाद है एक्सिस बैंक की लोन का 250 ब्याज वसूल किया, यानी एक्सिस बैंक ने हमने लोन लिया था तो ब्याज हमारा खर्च है, उधार होगा और बैंक खाते जमा होगा। तो यहाँ पर लोन पर ब्याज खाता उधार 250 और एक्सिस बैंक की लोन खाते का 250। फिर उसके बाद आता है निजी मकान की धुलाई का खर्च 2000 और दुकान की धुलाई का खर्च 1000। तो यहाँ पर देखिए निजी मकान आहरण हो गया, आहरण खाते उधार, दुकान खर्च खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। यहाँ पर आहरण खाते उधार निजी मकान का 2000 और दुकान खर्च 1000 और कुल मिलाकर चेक दिया तो बैंक खाते का दोनों का खर्च यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर बैंक खाते 3000। रोकड़ हो तो रोकड़ खाते, बैंक हो तो बैंक खाते, बराबर इस तरह से चुका सकते हैं इसके अंदर बैंक द्वारा एंट्री। फिर उसके बाद है 29 तारीख को इंटरनेट जोड़ या इंटरनेट कनेक्शन की निक्षेप या डिपॉजिट 2000 चेक से भरे। अब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हम बता रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन को एक क्या बोलते हैं संपत्ति लेना के रूप में इसको गिना जाता है। तो संपत्ति हमेशा उधार होता है और चेक से भरे तो बैंक खाते का, बराबर। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं इंटरनेट डिपॉजिट खाते उधार और बैंक खाते का रकम है 2000। ठीक है। तो इस तरह से ये भी उपरोक्त खर्च भी हम इसको बैंक से मान लो गिने तो यहाँ बैंक खाते हमने जमा कर दिया है, रोकड़ हो तो यहाँ रोकड़ खाते जमा लिख सकते हैं, ठीक है इसको। तो इस तरह से ये आपके हो गए। उसके बाद कुल योग करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो गया रोजनामचा। तो ये सब प्रकार के व्यवहार का एक रोजनामचा हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न में एक हम GST का प्रश्न देखते हैं, इसमें GST से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपके स्वाध्याय में एक प्रश्न नंबर 17 है। ये प्रश्न नंबर 17 जो है ये निम्नलिखित व्यवहारों को केशोद के कियांश पटेल की बही में प्रविष्टि कीजिए। तो ये GST यहाँ पर बताया गया, आपको सूचना दी गई है। केंद्रीय वसेक CGST है 9% वस्तु पर और सेवा है तो 2.5%।
और उसके बाद है राज्य वसेक SGST है 9% और 2.5%, और संकलित है IGST वो है 18% और इस पर है 5%। इस तरह आपका यहाँ पर रेशियो दिया गया है और उसके आधार पर आपको इसकी गणना दर्शाना है। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसकी गणना करते समय, तो यहाँ पर 1 तारीख को देखो ये आपको सूचना दी गई है और इसको आपको GST इसमें लागू करना है। तो 2019 और मई में 1 तारीख यहाँ पर है। तो इसके अंदर हम इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 1 मई को सूरत के सावन पटेल के पास से 40,000 का माल 10% व्यापारी पट्टा 10% रोकड़ पट्टा से खरीदा। अभी इस तरह का व्यवहार है। तो सूरत के सावन के पास से माल खरीदा, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ रोकड़ पट्टा तो दिया है लेकिन रोकड़ व्यवहार नहीं है, उधार व्यवहार है। तो खाली क्या काटेंगे, व्यापारी पट्टा। तो 40,000 का 10% कितना कटेगा, 4,000। तो यानी 36,000 की हमारी जो है खरीदी हुई, इसका मतलब तो 36,000 की खरीदी हुई। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि खरीदी यानी आवक पूर्ति और बिक्री यानी जावक पूर्ति। तो यहाँ आवक पूर्ति के हिसाब से हम व्यवहार लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पर सूरत दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर हम गिनेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 GST CGST और SGST आएगा। और अगर राज्य के बाहर हो तो फिर IGST आएगा। इसको हमने पीछे थियरी में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ये दोनों GST बताना है क्योंकि राज्य के अंदर का है। तो राज्य के अंदर का व्यवहार गुजरात का ही व्यवहार है, तो इसकी एंट्री इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो सूरत के सावन पटेल के पास से 40,000 की, तो हमारी खरीदी कितनी हुई व्यापारी पट्टा काट के 4,000 माइनस करके 36,000 की हुई। तो इसकी एंट्री हम करेंगे खरीद खाता उधार। तो देखिए यहाँ पर खरीद खाता उधार होगा 36,000, जो उसकी मूल कीमत हुई खरीदी की, व्यापारी बटाओ घटा के। अब 36,000 हुआ और उसके बाद यहाँ पर GST में इस तरह से है 9% है और CGST और 9% SGST। तो 9% निकाल लेंगे 36,000 का, और यहाँ 36,000 का 9% निकाल लेंगे दोनों का। तो 9% निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री रकम आएगी 3240। आवक पूर्ति देख खरीदी हुई ना, तो आवक पूर्ति CGST खाते यहाँ पर रकम आएगी 3,240 इसका 9%, और फिर उतना ही रकम वो भी आएगी SGST 3,240। ये देखिए आवक पूर्ति CGST, आवक पूर्ति SGST खाते, और उसके बाद सावन खाते का दोनों रकम इसमें आपको ध्यान रखना है। तो दोनों रकम में अपने ध्यान रखेंगे इसके अंदर, तो वो रकम आएगी 50,400 3200, और उसके बाद आएगा 42,480 42,480। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। ये GST में आपको खाली क्या हो गया कि यहाँ GST आपको उधार जमा साथ में करना है। बिक्री है तो जमा करना है, खरीदी है तो उधार करना है। खरीदी है तो आवक पूर्ति लिखना है, बिक्री है तो जावक पूर्ति लिखना है, बस यही है। और एंट्री बाकी जब करते उस तरह सेम करेंगे। विवरण संक्षिप्त दे सकते हैं, वसेक सहित माल खरीदा, ऐसा विवरण बना सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद का देखिए व्यवहार आगे है अमरावती यानी महाराष्ट्र। अब देखिए राज्य के बाहर हो गया, तो राज्य के बाहर में संकलित वसेक आएगा IGST, यानी कितना % सीधा आएगा, 18% आएगा। तो अमरावती महाराष्ट्र के आयुष शाह के पास से 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुका दी। यहाँ पेमेंट भी हो गया है, तो 10% व्यापारी बट्टा लेस कर देंगे। 30,000 का 10% 3,000 यानी 27,000 का माल हमारा पड़ा है। तो उसके हिसाब से हम इसमें 27,000 पर 18% GST लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने माल खरीदा गया है, पहले तो खरीद खाता उधार करेंगे। यहाँ पर खरीद खाता उधार होगा 27,000, खरीद खाता उधार 27,000 व्यापारी बट्टा काट के। और उसके बाद आएगा खरीद खाता आवक पूर्ति संकलित, क्योंकि यहाँ पर IGST आएगा क्योंकि ये राज्य के बाहर का है। तो 27,000 जो आया उसका हम सीधा 18% कर देंगे और वो आएगा 4,860 4,860। और पेमेंट बैंक से हुआ है 31,860 31,860 बराबर। इस तरह से बैंक पेमेंट हुआ, दूसरा बता देंगे। फिर अगला व्यवहार देखिए। अगला व्यवहार है अहमदाबाद के अंश अवस्थी को 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, आधी रकम की चेक मिली। तो यहाँ पर देखिए
अहमदाबाद यानी गुजरात, ये राज्य का व्यवहार है, अंतर राज्य का है, तो यहाँ पर 2 आएगा, CGST भी आएगा और SGST भी आएगा, दोनों आएगा, 9% आएगा दोनों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ माल बेचा तो कौन सी पूर्ति होगी, जावक पूर्ति होगी, ये भी ध्यान रखना है। और आधी रकम का चेक मिला तो जो अमाउंट बनेगा उसका आधा रकम हम चेक से और बाकी रकम उसको हम उधार बताएंगे। और व्यवहार है बिक्री का, तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे इस तरह से। तो इसकी एंट्री में पहले तो अंश खाता उधार, यहाँ पर आधी रकम है 26,550, आधी रकम 26,550। और उसके बाद बैंक खाता उधार आधी रकम 26,550। और जावक पूर्ति खाते का, तो यहाँ पर अपने पहले तो बिक्री हुई है तो बिक्री की रकम अपने निकाले इसके अंदर, तो व्यापारी बट्टा काट के 5% 10%, तो 45,000 हुआ बिक्री खाते, 45,000 बिक्री काट। अब 45,000 का 9% जावक पूर्ति GST और 9% जावक पूर्ति SGST, दोनों 9%, 45,000 का 9%, 45,000 का 9%, गणना कर लेंगे तो 4,050 आएगा, 4,050 और 4,050, ठीक है। तो देख लिए, ऐसे भी आप समझ लें, बिक्री 50,000 की थी, 10% व्यापारी बट्टा माइनस किया, 45,000 हुआ, उसका 9% CGST और फिर इसी का 9% SGST। तो इस तरह से टोटल इसको हम करके फिर उसके हमने 2 भाग कर दिए, आधी रकम अंश के प्रथमाना लेना हुआ और आधी रकम हमने बैंक खाता हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है नागपुर महाराष्ट्र के नील मेहता को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। अब यहाँ भी देखिए रोकड़ बट्टा से बेचा, लेकिन यहाँ रोकड़ से बेचा ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 10% व्यापारी बट्टा लेस करेंगे। तो 20,000 का 10% 2,000 हुआ, तो 2,000 रुपया माइनस हुआ तो 18,000 का माल हुआ है। और ये महाराष्ट्र का है, यानी इसमें कौन सा लगेगा, संकलित वसेक IGST 10%। दूसरा बिक्री का व्यवहार है, तो कौन सा ये जावक पूर्ति का व्यवहार माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी 8 तारीख की एंट्री हम करेंगे अब इसके अंदर। तो नील मेहता खाते उधार 8 तारीख को यहाँ पर इसके अंदर नील मेहता खाते उधार पूरी रकम बताएंगे 21,240, 21,240। एक गिनती कैलकुलेटर से सिंपल करते जाएंगे। बिक्री खाते हमारा 18,000 की बिक्री हुई, 20,000 का 10% माइनस करके, और फिर 18,000 पर हम सीधा IGST लगा देंगे, तो वह 3,240, 3,240, 18% सीधा लग जाएगा। तो इस तरह से ये जावक पूर्ति IGST बराबर, तो 18,000 और 3,240, और उसके बाद वसेक सहित बिक्री किया, इस तरह इसका विवरण बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला व्यवहार इसमें है सूरत के सावन पटेल को 1/4 भाग का माल वापस किया और वसेक की प्रमाण सर रकम मजरे मिली। तो अब पहले तो हम इसको माल वापस करेंगे, तो सूरत के सावन पटेल को, तो जो हमने उसके साथ व्यवहार किया उसका 1/4 भाग जो भी होगा उसको हम वापस करेंगे यहाँ पर। तो 11 तारीख का व्यवहार में 11 तारीख को सावन पटेल, और इसका व्यवहार हमने यहाँ पर आगे ये 1 मई को किया था। देखिए यहाँ पर सावन पटेल का कितना था, 42,480। ये सावन पटेल का व्यवहार पहले हुआ है, 1/4 भाग का माल वापस हो रहा है इसके अंदर से, तो उसकी एंट्री अब यहाँ दर्शाएंगे हम। तो यहाँ पर 1/4 करेंगे तो 10,620 आएगा। तो सावन खाते उधार 10,000, 1/4 यानी 10,620, 620। उसके बाद खरीद वापसी खाते का, अब खरीद वापसी की रकम है 1/4 यानी कितना हुआ, 9,000, मूल की रकम का 9,000। और उसके बाद GST हमको कितना करना है इसमें से, तो 9% है, तो 9% करेंगे तो 9,000 का 9% यानी 810 आवक पूर्ति और 810 आवक पूर्ति SGST। तो CGST SGST, तो जिस तरह से वहाँ पर GST गिना था उसी तरह से 9% यहाँ पर मजरे मिला बराबर। तो 1/4 भाग, 1/4 भाग का 9%, उसका फिर 9% और फिर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल रकम आ गई बराबर। इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद अब अगला व्यवहार है, अगले व्यवहार में आपको दिया है 16 तारीख को नागपुर के नील मेहता के पास से 1/5 भाग का माल वापस मिला
और वसेक सहित प्रमाणसर रकम मजरी दी। अब यहाँ भी उसी तरह से है, माल बेचा गया था वापस मिल रहा है 1/5 भाग, और उसमें भी जीएसटी उसी तरह से आपको काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर आपको 16 तारीख को बिक्री वापसी खाता उधार, तो यहाँ पर 1/5 भाग है, तो 1/5 भाग 3600, 1/5 भाग 3600, और उसके बाद जावक पूर्ति क्योंकि बाहर का है तो 18% सीधा निकालेंगे, IGST हो जाएगा 648, और उसके बाद नील मेहता खाते जमा कर देंगे GST के साथ 4248। फिर उसके बाद आता है 24 तारीख। 24 तारीख को ऑफिस के लिए 40,000 का कंप्यूटर शुभ इन्फोटेक में से खरीदा, रकम चेक से चुकाया। यहाँ पर देखिए ये चेक से चुकाया तो रोकड़ व्यवहार हो गया, तो नाम तो आएगा नहीं इसके अंदर। कंप्यूटर संपत्ति है, कंप्यूटर खाते उधार करेंगे और बैंक खाते जमा करेंगे, और यहाँ पर GST अपने गिनेंगे तो दोनों आएगा, CGST और SGST, क्योंकि राज्य के बाहर का ऐसा दिया नहीं है, राज्य के अंदर का ही है। तो यहाँ पर केंद्रीय और राज्य दोनों वैसे गिना जाएगा, इसके अंदर 9% गिना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए पहले तो कंप्यूटर खाता उधार, तारीख हो गई कौन सी तारीख हो गई 24। कंप्यूटर खाता उधार 40,000 का कंप्यूटर है, ये देखिए कंप्यूटर खाता उधार 40,000, गिनती आप साथ साथ करते चलेंगे तो बहुत ईजी है। फिर आवक पूर्ति CGST करेंगे तो 9% हुआ तो 3600 हुआ। फिर आवक पूर्ति खरीदी हो रही इसलिए आवक पूर्ति SGST, ये भी 9%, यानी कितना हुआ 3600 हुआ। और उसके बाद बैंक खाते कुल अमाउंट कर देंगे तो 47,200, बैंक खाते का 47,200। फिर उसके बाद 30 तारीख को ऑफिस भाड़ा 10,000 चेक से चुकाए। अब ये देखिए सेवा है, ऊपर माल संबंधी था, वस्तु था, अब ये सेवा आ गया, तो सेवा का अपने दर यहाँ देख लेते हैं। सेवा में केंद्रीय 2.5% है, और राज्य का है 2.5%, और संकलित है 5, 2.5, इस तरह से गिनना है आपको। तो यहाँ पर ऑफिस भाड़ा 10,000 चेक से चुकाए, तो अपने यहाँ पेमेंट हो रहा है। तो देखिए 30 तारीख को ऑफिस भाड़ा खर्च है, उधार करेंगे, तो ऑफिस भाड़ा खाता उधार होगा यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर सेवा जो है चुका रहे हैं, अपने चुका रहे हैं, सेवा लिए तो आवक पूर्ति, तो आवक पूर्ति बताएंगे इसको, और 250 यानी 2.5%, यानी कितना हुआ 250, ये हुआ CGST, और आवक पूर्ति SGST भी वही होगा 250, और इस तरह से दोनों मिला कितना चुकाए हम 10,500। ठीक है, तो यहाँ सेवा लिया है इसलिए हम चुका रहे हैं, तो इसलिए आवक पूर्ति, और सेवा देंगे तो आवक पूर्ति। फिर उसके बाद आता है व्यवहार अगला, इसमें गोदाम भाड़ा के 20,000 के चेक मिले। अब देखो यहाँ प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर हमने सेवा दिया है, उसका हमको लाभ मिल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर गोदाम भाड़ा आवक के रूप में और चेक यानी बैंक खाते होगा, तो इसकी एंट्री करेंगे। बैंक खाता उधार 21,000, कितने का ये 21, बैंक खाता उधार 21,000 यहाँ पर। और प्राप्त जो है प्राप्त गोदाम भाड़ा, 1 मिनट यहाँ लिखना था, बैंक खाता उधार 21,000, और प्राप्त गोदाम भाड़ा वास्तव में कितना है इसमें, गोदाम भाड़ा है इसमें 20,000, बाकी GST है। और जावक पूर्ति, अब यहाँ हम सेवा दी है तो जावक पूर्ति जो है CGST होगा 2.5% यानी 500, और जावक पूर्ति SGST भी कितना होगा 500। इस तरह कुल मिला कितना हो गया 21,000 हो गया। उसके बाद है अंतिम व्यवहार, भोपाल राज्य के बाहर, भोपाल के व्यापारी के पास से कमीशन के 25,000 चेक से मिले। अब यहाँ पर कमीशन के चेक मिले, ये भी प्राप्ति हो रही है, लेकिन राज्य के बाहर आ गया तो यहाँ पर IGST आएगा, और IGST कितना प्रतिशत आएगा, सीधा 5% आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक खाता उधार पहले 26,250, 26,250, बैंक खाता उधार 26,250, कमीशन प्राप्त हो रहा है 25,000 का, तो कमीशन खाते का 25,000, और जावक पूर्ति IGST सीधा 5% गिन लेंगे तो 1,250,
तो इस तरह से आपका ये व्यवहार कंप्लीट होता है। अब आपको ये कुल योग कर देंगे इसका दोनों साइड का, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीएसटी के व्यवहार में आपको प्रतिशत दिया रहेगा, राज्य के बाहर और राज्य के अंदर के व्यवहार देखना है, खरीदी में आवक पूर्ति, और राज्य के अंदर है तो 2 जीएसटी लगाना है, CGST और SGST, और राज्य के बाहर हो तो क्या लगाना है, IGST लगाना है, जैसे यहाँ लगाया गया है IGST। तो खरीदी का व्यवहार में आवक पूर्ति और बिक्री के व्यवहार में जावक पूर्ति, इस तरह से इसको हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये आपको समझ लेना अच्छी तरह से। और दूसरा ऑफिस भाड़ा, जैसे देखो सेवा का था, ऑफिस भाड़ा, कमीशन, गोदाम भाड़ा, ये सब सेवा के व्यवहार हैं। तो सेवा के व्यवहार में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने सेवा लिया है तो आवक पूर्ति, और हमने सेवा दिया है हमको प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए हम जावक पूर्ति बताएंगे। और यहाँ भी वही कंडीशन होगी कि वहाँ पर अपने राज्य के अंदर हो तो उसके लिए CGST और SGST, और राज्य के बाहर हो तो सीधा IGST आपको उपयोग करना होता है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका रोजनामचा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें अपने GST के साथ भी अपने एक प्रश्न इसको देख लिए हल करके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।